एक लड़की एक लड़की जिसे बॉलीवुड की फिल्मों में काम करने का शौक था। वो बड़े शौक के साथ मुंबई आती है, अपना ऑडिशन देती है, बाकी सारी चीजें करती है। लेकिन इसी सब चीज के बीच में, इन्हीं सब कामों के बीच में उसके हाथ से, उसके द्वारा कुछ ऐसा काम हो जाता है जिसकी वजह से वो हीरोइन तो नहीं बन पाई, लेकिन उसकी इसी घटना की वजह से पूरा का पूरा मुंबई, पूरा का पूरा बॉलीवुड दहल जाता है। और ये घटना, ये मामला इतना ज़्यादा विभत्स था कि भले ही वो हीरोइन ना बनी हो, लेकिन उसके ऊपर एक फिल्म जरूर बन गई। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी को बताने का, इस कहानी को सुनाने का सबसे बड़ा मोटिव, सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि कोई आदमी कितना सुलझा हुआ हो, कितने ऊंचे ओहदे पे हो, कितने ऊंचे पोस्ट पे हो, कभी कभार वो ऐसे काम कर जाता है जिसकी वजह से कभी कभार उसका पूरे देश में नाम हो जाता है, कभी कभार पूरे देश में बदनाम हो जाता है, और कभी कभार कुछ ऐसी घटना को अंजाम दे देता है जो चाहे दशकों बीत जाते हैं, कभी 10 साल, कभी 15 साल बीत जाते हैं, लेकिन वो घटना भुलाए नहीं बोलती है। और आज की कहानी, आज की सच्ची घटना वैसी ही है, जिसमें एक आदमी एक ऐसी घटना को अंजाम देता है। उस घटना को 2008 में अंजाम देता है, लेकिन आज 2022 बीतने वाला है, 2023 आने वाला है, लेकिन उस घटना की जो यादें हैं, जो उस घटना का पूरा मंजर है, जिसने भी देखा था, जिसने भी सुना था, आज भी इस घटना को लोग इंटरनेट पे खोजते हैं, लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। आज भी जब सुनते हैं तो उसी तरह से दहलते हैं जिस तरह से वो 2008 में दहले थे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा चलता हूँ आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूँ उससे पहले, आज की कहानी लगभग 3 दिन बाद है। घर में एक छोटा सा फंक्शन था। तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, चूँकि इकलौता भाई था, सारा काम मुझे ही करना था। तो इन काम के चक्करों में कहीं ना कहीं तबीयत पे प्रभाव पड़ा, और आधे मन से, अधूरे मन से मैं फिर वीडियो लाना नहीं चाह रहा था। कोई वीडियो, कोई कहानी आपको बताऊं, फिर सुनाऊं, फिर बिना मतलब के, तो फिर उस चीज़ का कोई मतलब नहीं निकल सकता। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए पहले आपसे माफ़ी मांगता हूँ इस 3 दिन की इस ब्रेक के लिए। लेकिन अब फिर वही सिलसिला कर से चालू होगा। तो उससे ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा चलता हूँ आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई से, लेकिन इसके तार जो है केरल के कोच्चि से जुड़ते हैं। कोच्चि में एक लड़की वहीं पे अच्छी खासी रईस खानदान में जन्म लेती है। अच्छा खासा पैसा था, चारों तरफ रुतबा था। केरल में शिक्षा, ये सारी चीज़ें वैसे भी ज़्यादा अच्छी थी, अभी भी हैं। तो उस लड़की की इंग्लिश, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। लड़की का नाम मारिया सुरायाज था। मारिया बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट। घर वालों को फख्र था कि मारिया पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ेगी, कुछ अच्छे काम करेगी। लेकिन मारिया को जो दिलचस्पी थी, मारिया का जो इंटरेस्ट था, वो पढ़ाई लिखाई इन सारी चीज़ों में ना होके मॉडलिंग, फैशन डिजाइनर, बॉलीवुड फिल्मों में काम करना, और वहाँ की जो कन्नड़ फिल्में हैं उनमें काम करना, सीरियल्स में एक्टिंग करना, इन सारी चीज़ों में जो मारिया की दिलचस्पी थी, डे बाय डे जैसे जैसे मारिया बड़ी हो रही थी, टीन एज को प्राप्त हो रही थी, किशोरावस्था में आ रही थी, मारिया की जो दिलचस्पी थी पढ़ाई लिखाई से हट के इन सारी चीज़ों में धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अब मारिया के घर पे पैसे की कोई कमी नहीं थी, ठीक ठाक पैसा था। तो उसके पिता भी इसकी इस ड्रीम में सपोर्ट करते हैं। जगह जगह उसे कन्नड़ फिल्मों में, कुछ सीरियल्स में कन्नड़ के काम दिलवाते हैं। लेकिन अब आज जो स्थिति है, जैसे बाहुबली मूवी आ गई या फिर ऐसी मूवीज आ गई, उस समय में आज के ठीक 10 साल पहले, 10-12 साल पहले साउथ में जो मूवीज आती थी वो आज की बॉलीवुड मूवीज की तरह थी। ना कोई लॉजिक होता था, ना कोई ऐसी चीज होती थी। तो इस वजह से जो कन्नड़ की मूवी में काम करती थी या फिर कुछ सीरियल्स में काम करती थी, ना उसका ज़्यादा नेम फेम हो रहा था, ना इसमें कुछ ग्रोथ थी। वहीं इस चीज़ के उलट, जैसे आज साउथ की मूवीज पूरे दुनिया में छाई हुई हैं, पूरे देश में नाम चल रहा है, ठीक है ऐसे ही उस समय बॉलीवुड जो था अपने पीक पे था। अब मारिया को भी लगता है कि अगर कैरियर बनाना है तो बॉलीवुड की तरफ रुख किया जाए, बॉम्बे की तरफ रुख किया जाए। लेकिन इसी बीच जब मारिया पढ़ती थी, चूंकि वो क्रिश्चियन थी, तो जिस स्कूल में पढ़ती थी, जिस कॉलेज में पढ़ती थी, यहाँ तक कि जिस चर्च में जाती थी, वहाँ एक लड़का इसके साथ ही हमेशा रहता था, जेरोम। जेरोम इसके साथ स्कूल में भी था, जेरोम इसके साथ कॉलेज में भी था, इसके साथ चर्च में भी जाता था, हर जगह इसके साथ रहता था। और देखते ही देखते जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, दोनों की दोस्ती बढ़ी, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बढ़ी, सारी चीज़ें एक दूसरे से शेयर होने लगी। जेरोम भी कोई गैर जिम्मेदार लड़का था नहीं, अच्छा खासा नाम था, अच्छा खासा रुतबा था, पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और जैसे जैसे समय बीतता गया और ये मूवीज़, ड्रामा, एक्टिंग्स, इन सब चीज़ों में जब मारिया बढ़ती चली गई, तो उधर वो भी
नेवी की तैयारी कर रहा था और कुछ ही साल में, साल 2006 में ही उसकी नेवी में जॉब लग गई। अब इधर ये एक्टिंग में घुस जाती है, उधर वो नेवी में चला जाता है और उसकी जो पोस्टिंग है वो कोच्चि में ही होती है। पोस्टिंग होने के बावजूद जो जेरोम था वो इतना ज़्यादा होनहार था, इतना ज़्यादा ब्रिलियंट था कि जब मैंने इस कहानी के बारे में रिसर्च किया तो पता चला कि जेरोम एक बार उस समय जो प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम, उनसे भी मिल चुका था, बाकायदे हाथ वाथ मिलाया था, बाकायदे फ़ोटो मिली थी। इससे भी आप उसकी ख्याति का, उसके नाम का, उसकी कदकाठी का, उसके अहदे का, उसके रसूख का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेरोम नेवी में भी एक अच्छे खासे अहदे पे था, अच्छी खासी रेपुटेड उसकी एक रेपुटेशन थी। तो जेरोम जॉब पे था। इधर जब ये कन्नड़ फिल्मों में काम कर रही थी, इसे कुछ ग्रोथ नहीं दिख रहा था, तो ये फिर बॉम्बे का रुख करती है। बॉलीवुड में अपना हाथ आजमाने के लिए बॉम्बे आती है। लेकिन चूंकि ये कन्नड़ से थी, कर्नाटका से थी, केरल से थी, माफ कीजिएगा, केरल से थी, और इसकी जो भाषा थी, इसकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो इसकी अदर लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं डाउन थी। ये जहाँ भी ऑडिशन देती, जब इससे अभिनय कराया जाता तो एक्टिंग तो बड़े अच्छे से करते, लेकिन जो डायलॉग डिलीवरी थी उस टाइम, वो डायलॉग डिलीवरी कहने में कहीं ना कहीं इसके आवाज़ में उस साउथ का टच देखने को मिलता। तो जहाँ भी ये हाथ आजमाती, जहाँ भी ऑडिशन देती, जहाँ भी ये जॉब के लिए जाती, काम के लिए जाती, हर जगह से इसे रिजेक्शन ही मिल रहा था। हर जगह इसे ये कह के छोड़ दिया जाता कि हम आपसे आगे बात करेंगे, कभी और सीरियल होगा उसमें काम देंगे। और ठीक इसी क्रम में उस समय एक शाहरुख खान का एक सीरियल आता था स्टार प्लस पे कि क्या आप 5वीं पास से तेज हैं। इस टीम में एक आदमी था नीरज ग्रोवर, जो प्रोडक्शन हाउस में काम करता था, जो नए नए लोग आते थे उनको ऑडिशन लेता था, उनको उनको गाइड करता था, उनका इंटरव्यू लेता था, जो काम लायक होते थे उनको सीरियल्स में काम देता था। एक तरह से आप कह सकते हैं कि बॉलीवुड में या फिर जो उस समय हिंदी ड्रामा थे उसमें एंट्री करने के लिए एक रास्ता नीरज ग्रोवर भी था। नीरज ग्रोवर कानपुर का रहने वाला, पिता अमरनाथ ग्रोवर एक छोटे मोटे व्यापारी थे। घर की जो उम्मीदें थी, जो भी जज्बा टिका हुआ था घर के हौसलों का, वो नीरज पे ही टिका हुआ था कि नीरज आगे चल के बॉलीवुड में अच्छा बड़ा डायरेक्टर बनेगा, बड़ा प्रोड्यूसर बनेगा, पैसे कमाएगा। और नीरज भी ठीक ठाक काम कर रहा था, अच्छा खासा रुतबा उसका बॉलीवुड में था। यहाँ तक कि आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि शाहरुख खान की प्रोडक्शन टीम में उसका हाथ था। तो जब समय बीतता है और ये इसे पता चलता है मारिया को कि एक सीरियल ऐसा भी बन रहा है, तो फिर नीरज ग्रोवर के पास इंटरव्यू के लिए आती है। नीरज ग्रोवर इसका इंटरव्यू लेते हैं। लेने के बाद फिर वही दिक्कत होती है, एक्टिंग ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से करती है, लेकिन जो डायलॉग्स थे, जिसे बोलने थे, वो सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं इसके बोलने में, इसके बताने में साउथ का एक फ्लेवर आ रहा था। अब इस फ्लेवर की वजह से नीरज से कहते हैं कि इस ड्रामे में, इस सीरियल में तो आपका रोल नहीं हो पाएगा, लेकिन कभी और कोई रोल हुआ और उसका ऑडिशन हुआ, अगर साउथ का फ्लेवर हमें देना हो तो हम आपको जरूर याद करेंगे। इतना कह के नीरज से भेज देते हैं, खुद भी उठ के चले जाते हैं। लेकिन जब ये घर जाने लगती है तो वहीं की प्रोडक्शन टीम से ये नीरज का नंबर ले लेती है। क्योंकि नीरज का जो बात करने का तरीका था, नीरज लगभग 25-26 साल की एज थी, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव था। इधर मारिया भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। तो बात करने का जो तरीका था, उससे मारिया को कहीं ना कहीं लगता है कि जो मेरा काम है अब नीरज ही कर सकता है। नीरज से मेरे संबंध अगर अच्छे रहे, मेरी बॉन्डिंग अच्छी रही, या फिर जब कभी काम होगा तो मैं इससे बात कैसे करूँगी, इस वजह से ये नीरज का नंबर लेती है। और घर जाने के बाद नीरज को फ़ोन करती है और अपनी मीटिंग्स, अपनी मुलाकात के बारे में नीरज को रिकॉल करवाती है। उसे कहती है कि हम मिले थे आज, आज आपने मेरा इंटरव्यू लिया था। नीरज भी पहचान जाता है, धीरे धीरे बात होने लगती है। बात धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे दोस्ती में आती है, दोस्ती धीरे धीरे मुलाकात में बदल जाती है। इधर जो मारिया का बॉयफ्रेंड था जेरोम, उसे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। वो थोड़ा सक्की मिजाज का था। वो चाह नहीं रहा था कि वो किसी लड़के से मारिया बात करे। बॉलीवुड फिल्में उस टाइम वैसे भी बदनाम रहती थी कि इंटरव्यू और इन सारी चीज़ों में अंदर घुसने के लिए कई चीज़ें सेक्रीफाइस लड़कियों को करनी पड़ती है। इन सारी चीज़ों की वजह से जो जेरोम था, कहीं ना कहीं वो नीरज को पसंद नहीं करता था। वो चाहता था कि नीरज से वो दूर रहे, बस काम से काम रखे। इधर जो मारिया थी, वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने काम के लिए नीरज से उसकी नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थी। और इसी क्रम में जब दोनों की दोस्ती अच्छी खासी हो जाती है, तो इसी क्रम में 8 मई 2008 को मारिया अब तक किराए के घर में रह रही थी, लेकिन मारिया के पास ना पैसे की कमी थी, उसके पिता काफ़ी ज़्यादा उसे सपोर्ट करते थे। इस वजह से मारिया
अब वहाँ पे चूंकि परमानेंट सेटल होना चाह रही थी, इसलिए उसने मलाड में एक फ्लैट लिया। और फ्लैट लेने के बाद 8 मई को, माफ़ कीजिएगा 6 मई को उसे शिफ्ट होना था। शिफ्ट होने के लिए वो नीरज को फ़ोन करती है, नीरज से मदद मांगती है, कहती है कि मुझे शिफ्ट होना है, मुझे वहाँ पे रहना है, अपने सामान को पहुँचाना है। नीरज भी मदद के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद नीरज और मारिया 6 तारीख को अपना पूरा सामान लेके जो नए वाले मलाड में फ्लैट था वहाँ पे पूरे सामान को व्यवस्थित करने में और वहाँ पे शिफ्ट होने में लग जाते हैं। रात को 9:30 बज चुके थे। इतने में ही जो जेरोम था वो फ़ोन करता है, और फ़ोन करने के बाद जब मारिया से पूछता है कि कहाँ हो, तो मारिया सारी चीज़ें बताती है कि मैं नए वाले फ्लैट में शिफ्ट हो रही हूँ। तो पूछता है कि इतने सारे सामान थे, तुम अकेले कैसे शिफ्ट हो रही हो। इसके बाद मारिया कहती है कि जो नीरज हैं वो मेरी मदद कर रहे हैं, शुरू से मेरी मदद कर रहे हैं, और नीरज इतने अच्छे हैं कि देखो सामान शिफ्ट होने में भी मेरी मदद कर रहे हैं। अब ये बात जब जेरोम सुनता है तो जेरोम के गुस्से का ठिकाना नहीं था। उसे मानो काटो तो खून नहीं। जाहिर सी बात है, उसको ये लग रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड जिससे मैं प्यार करता हूँ किसी और लड़की की तारीफ कर रही है, किसी और लड़के के नज़दीक जा रही है। और ये चीज़ें अब जेरोम को कहीं ना कहीं बर्दाश्त से काबिल नहीं हो रही थी। वो तुरंत मारिया को कहता है कि जेरोम को जल्दी से जल्दी अपने घर भेजो, उसे बोलो कि वो अपने फ्लैट पे जाए। मारिया ये बात सुनती है, सुनने के बाद फ़ोन काट देती है। इसके बाद फिर दोनों बैठ के खाना खाते हैं। अब कायदे से जहाँ मारिया को जेरोम ने बोला था कि नीरज को घर भेज दो, नीरज को जाने दो, उसे कहो कि अपने फ्लैट पे जाए, लेकिन मारिया बाकायदे नीरज को खाना ऑफर करती है। फिर दोनों साथ में बैठ के खाना खाते हैं। उसके बाद जो नीरज था वो मारिया के फ्लैट पे रात भर के लिए रुक जाता है। अब सबसे हैरान करने वाली बात यहाँ पे ये थी कि बेडरूम केवल एक था। इसके बाद जेरोम शुरू से शक्की मिजाज का था। रात को लगभग 12-12 बजे वो फिर फ़ोन करता है। मारिया फ़ोन उठाती है। उठाने के बाद जब जेरोम मुझसे पूछता है कि क्या नीरज वहाँ से जा चुका है, तब मारिया कहती है कि हाँ जा चुका। लेकिन इतनी ही देर में नीरज का भी फ़ोन बज जाता है और नीरज किसी से बात करने लगता है, और ये आवाज़ जो जेरोम था वो सुन लेता है। अब जेरोम को लग जाता है कि हो ना हो अब ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं और ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं। अब जेरोम जो कि एक नेवी ऑफिसर था, पूरे डिसिप्लिन में रहने वाला था, अब वो गुस्से में इस कदर पागल होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ एक कमरे में है। ये चीज़ उसे इतनी ज़्यादा नागवार हो जाती है कि वो तुरंत ही पता करता है कि कोई फ़्लाइट मुंबई के लिए है कोची से। पता करने के बाद उसे पता चलता है कि गल्फ़ की फ़्लाइट जो सऊदी अरेबिया से होते हुए इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, मुंबई आती है, कोची आएगी, कोची से मुंबई आएगी, मुंबई होते हुए कराची के रास्ते, पाकिस्तान के रास्ते निकल जाएगी कहीं और के लिए। उसी फ्लाइट में इमरजेंसी के लिए वो प्लेन में टिकट बुक करता है, सीट बुक करता है, और 3 बजे बिना मारिया को बताए वहाँ से रवाना होता है और लगभग 7 बजे मुंबई आके पहुँच जाता है। क्योंकि मारिया से उसने पहले लोकेशन लिया था कि कहाँ शिफ्ट हो रही है, सारी चीज़ें मारिया ने शुरू में ही बताई थी। उसे एड्रेस ढूंढने में, ये सारी चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद वो ऑटो करता है। ऑटो करने के बाद तुरंत मारिया के फ्लैट पे पहुंचता है। बेल बजाता है तो पहली बार में अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। वो गुस्से से और ज़्यादा पागल होता है। इधर फिर दोबारा बेल बजाता है तो जो मारिया है उसे लगता है कि शायद कोई दूध वाला या फिर पेपर वाला है या फिर कोई ऐसे खटखटा रहा है। मारिया कैजुअली जाके दरवाज़ा खोलती है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वैसे ही मारिया के अब होश उड़ चुके थे, क्योंकि सामने जो खड़ा था वो उसका बॉयफ्रेंड गुस्से में पागल होके खड़ा था, जेरोम। अब जैसे ही मारिया कुछ पूछती, कुछ समझाती, जेरोम मारिया को धक्का देता है, अंदर आता है, और अंदर आने के बाद अंदर उसे जो देखना था उसे बखूबी वही दिखाई देता है। अंदर बेड पे जेरोम कम कपड़ों में, माफ कीजिएगा नीरज ग्रोवर कम कपड़ों में लेटा हुआ था। ये चीज, ये मंजर, ये नज़ारा देखने के बाद जो जेरोम था अब उसके गुस्से का कोई न पार था न कोई सीमा थी। जेरोम गुस्से से पागल होता है, नीरज को उल्टा सीधा कहता है, इधर नीरज भी कुछ उल्टा सीधा कहता है। दोनों का जवान खून था। धीरे धीरे हाथापाई होती है, और हाथापाई में ही जेरोम गुस्से में किचन में जाता है, चाकू लेके आता है और नीरज के ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से प्रहार करता है, और उसे तब तक चाकू मारता है जब तक नीरज की मौत नहीं हो जाती। अब नीरज मर जाता है। इधर जेरोम का गुस्सा ठंडा होता है। गुस्सा ठंडा होने के बाद अब ये दोनों बैठते हैं, मारिया और जेरोम। अब इन्हें लगता है कि गुस्से में इनसे कुछ ऐसा हो गया है जिसके लिए अब इन्हें जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा।
तब इन्हें लगता है कि अगर लाश ही ना मिले, हम लाश को ठिकाने लगा दें और ये मामला खुले ही ना, तो शायद हम बच सकते हैं। इसके बाद 1-2 घंटे ये लोग सोचते हैं। 8 बजे नीरज का कत्ल हो चुका था। 10 बजे ये और जेरोम और मारिया, चूंकि शिफ्ट करने के लिए मारिया ने अपने एक दोस्त की कार यूज की थी, उसी कार से निकलते हैं। इधर 10 बज चुके थे, तो लगभग जितने मॉल थे, जितनी ये सारी चीजें थी, दुकान थी, ये सारी चीजें खुल चुकी थी। तो सबसे पास के मॉल में जेरोम और मारिया जाते हैं और जाने के बाद जो मॉल के अंदर पहला मॉल मिलता है उसमें घुसते हैं और घुसने के बाद 2 बड़े बड़े सूटकेस, कुछ बेडशीट, कुछ चादरें और कुछ चाकू खरीदते हैं। खरीदने के बाद घर आते हैं। आने के बाद जो नीरज ग्रोवर की लाश है उसे बाथरूम में खींचते हैं, खींच के ले जाते हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि लगभग 300 टुकड़े, लेकिन जो फॉरेंसिक की टीम है उसने जो सबूत जुटाए थे उस हिसाब से 100 से ज्यादा टुकड़ों में नीरज ग्रोवर की लाश को काटते हैं। काटने के बाद जो सारा खून था, जो सारी और लिक्विड चीजें थी उसकी बॉडी में, वो बाथरूम में बहा देते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में काट के दोनों बॉडी को उसी सूटकेस में चादरों से लपेट के भरते हैं। और भरने के बाद उसी कार से थाने की तरफ निकलते हैं। मुंबई में एक जगह थाने, निकलने के बाद एक जंगल पड़ता है, उस जंगल में जाते हैं और रास्ते में 2 गैलन पेट्रोल खरीदते हैं। और फिर जब जंगल में देखते हैं कि कोई नहीं है, तो बैग को खोल के पूरा पेट्रोल उस पर डाल के उस बैग को आग लगा देते हैं। और तब तक वहीं खड़े रहते हैं जब तक पूरी बैग अच्छी तरीके से, पूरी लाश जल ना जाए। इसके बाद ये दोनों आते हैं घर पे। आने के बाद 7 तारीख को ये सारी चीजें हुई थी। जो जेरोम था 7 तारीख को उसी घर में रुकता है। दोनों एक रात बिताते हैं। फिर सुबह उठते हैं 8 तारीख को, सारी वॉशरूम में सारी चीज़ों को साफ करते हैं, सारे सबूत मिटाते हैं। और मिटाने के बाद 8 तारीख को जो जेरोम था वहाँ से फ्लाइट पकड़ता है और कोची के लिए रवाना हो जाता है। अब इसके बाद इधर नीरज लापता है, उसकी प्रोडक्शन टीम भी परेशान है, क्योंकि नीरज अपने आप में एक हस्ती थी, एक उसका रसूख था उसकी टीम में। प्रोडक्शन टीम वाले जब परेशान होते उसका फ़ोन ट्राई करते हैं। 7 तारीख को फ़ोन नहीं लगता, 8 तारीख को नहीं लगता। तो 8 तारीख को शाम को जब घर वगैरह से पता कर लेते हैं, कहीं से उसका सुराग, कहीं से सबूत नहीं मिलता, तब जाके पुलिस थाने में मिसिंग की कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। अब इसके बाद चूंकि मामला बहुत बड़ी हस्ती का था, चूंकि शाहरुख खान की प्रोडक्शन टीम का हिस्सा था, पुलिस मामले को गंभीरता से लेती है और बिना समय गवाए कॉल डिटेल, लोकेशन, ये सारी चीज़ें जब खंगालती है, तो जो लोकेशन मिली, जाहिर सी बात है वो इसी फ्लैट की मिलने वाली थी जो मलाड में मारिया का था। पुलिस की टीम वहां पे जाती है। जाने के बाद पूछताछ करती है। अब मारिया घुमाने लगती है, कहती है कि यहाँ पे आए थे, मुझे शिफ्ट कराने के बाद चले गए। लेकिन मारिया की बुरी किस्मत या पुलिस वालों की अच्छी किस्मत कि जो आज वो था नीरज ग्रोवर, प्रोडक्शन टीम से एक ईमेल उसे सुबह सुबह आया था 7 तारीख को, और इसी वजह से जो लोकेशन ट्रेस हुई वो सुबह तक इसके रूम की ही थी, मारिया की। अब मारिया से सख्ती से पुलिस पूछताछ करती है, क्योंकि मारिया प्रोफेशनल क्लियर थी नहीं, एक्टर थी, एक्टिंग करने आई थी, तो ज़्यादा देर तक पुलिस के सामने टिकती है नहीं और सारी बात को कबूल देती है। अब मर्डर हो चुका, कातिल मिल चुका, लेकिन सबसे हैरान करने वाली, सबसे परेशान करने वाली चीज़ जो थी, अब जब तक लाश नहीं मिलेगी, मारिया का कोई भरोसा नहीं था, कोर्ट में बदल सकती थी, तो अब लाश खोजा जाने लगा। लाश इन्होंने जला दी थी, तो अब सबूत कहाँ से मिले? फॉरेंसिक टीम कड़ी मेहनत करती है, लगभग 2 साल तक सबूत जुटाती है, और 2 साल के बाद तक उसे सिर्फ कुछ दांत और कुछ हड्डियां मिलती हैं। उसके बाद उनका डीएनए टेस्ट कराया जाता है परिवार वालों के साथ। डीएनए टेस्ट होता है। 2008 की ये घटना है। इन सारी चीज़ों को सबमिट करने में, मामला प्रूफ होने में जो सजा मिलती है मारिया को, इस पे भी आज भी सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि मारिया को 3 साल की सजा होती है। क्योंकि कोर्ट का यह मानना है इसने न मर्डर किया है, ना इसने मर्डर में साथ दिया है, इसने जो गलती की है वो बस सबूत मिटाने में की है। इस वजह से 3 साल की सजा होती है। क्योंकि ये मामला 8 से 2011, 3 साल ऑलरेडी बीत चुके थे, तो महज कुछ रुपए के जुर्माने पे मारिया बिना कोई सजा काटे, क्योंकि जब से मामला चल रहा था जेल में थी, इसी बिना पे बिना कोई सजा काटे ये जेल से बाहर आ जाती है। उधर जेरोम को भी 13 साल की सजा होती है, यानी 3 सालों पहले ही बीता चुका था। 10 साल और 2011 से 2021 तक वो जेल में रहे। उसके बाद जेरोम 2021 में बाहर आया, और जो मारिया थी 2011 में ही बाहर आ गई।
लेकिन इस घटना के बाद जो नीरज ग्रोवर के पिता थे, अमरनाथ ग्रोवर, उनका कहना है कि हम गरीब लोग थे, हमारे पास पैसा नहीं था, जो कमाई का एक साधन था, एक स्रोत था, वो हमारा बेटा था, वो मर चुका। इसलिए हम इस मामले को ना हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं अदालत के इस फैसले को। लेकिन पुलिस को या फिर सरकार को चाहिए था कि हमारे बेटे के मामले को एक कोर्ट, हाई कोर्ट में रखे, सुप्रीम कोर्ट में रखे। इस वजह से इस सजे पे भी कई तरह से सवालिया निशान खड़े हुए, कई ऐसी चीजें हुई। और हाल में ही राम गोपाल वर्मा एक बहुत बड़े डायरेक्टर है, उन्होंने इस मामले पे एक मूवी भी बनाई, दिस इज नॉट ए लव ट्रायंगल। इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा, काफ़ी ज़्यादा प्यार भी मिला, और उम्मीद है इस कहानी को आप पसंद करेंगे। कई दिनों बाद आज वो लय भी नहीं थी कहानी सुनाने की, चूँकि डेली सुनाता हूँ तो एक रिदम बना रहता है, लेकिन दिमाग में कई वो सारी चीज़ें चल रही थी। कहानी आज एकदम रात में शूट कर रहा हूँ, इस वजह से कई चीज़ें आपको गलत लगी होंगी, कई चीज़ें सही लगी होंगी, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि कल सारी चीज़ें अपने रास्ते पे उसी तरीके से आ जाएंगी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी मुंबई के, पूरे बॉलीवुड के सबसे चर्चित नीरज ग्रोवर मर्डर केस की। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी कहानी तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक कोई सुझाव, एक कोई सजेशन अगर आप देना चाहें तो प्लीज़ दे दीजिएगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी रात 8:30 बजे किसी नई कहानी के साथ। तो अच्छे रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।